हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आज हम शुरू करेंगे सिक्स्थ प्रिंसिपल। देखिए क्या दे रखा है, सिक्स्थ प्रिंसिपल है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब ये जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है ये एनर्जी की बात करता है। अब देखिए क्या दे रखा है इसमें, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ chemical process should be recognized for their environmental and economic impacts and should be minimized। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो है एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है ऑफ अ केमिकल प्रोसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। एक टर्म क्या आ रही है, रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मतलब ये एक तो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, एक एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड शुड बी मिनिमाइज्ड, तो ये कह रहा है मिनिमाइज्ड। आगे कह रहा है सिंथेटिक मेथड्स शुड बी कंडक्टेड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका क्या मतलब है। ये कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ केमिकल प्रोसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब आपको क्या करना है कि जो भी आप केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं पहले तो आप उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट चेक कीजिए कि जो केमिकल प्रोसेस आप कर रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल प्रोसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब यहां पर आपने क्या करा, कोई केमिकल प्रोसेस आपको करना है तो आपने उसकी एक एनर्जी रिक्वायरमेंट का आइडिया लगाया कि कितनी एनर्जी उसको चाहिए। उसके बाद ये क्या कह रहा है, फॉर देयर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, कोई भी प्रोसेस है उसको आपको कम से कम एनर्जी में करना है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोई भी प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो कम से कम एनर्जी में प्रोसेस पूरा हो जाए। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि आपके जो एनर्जी सोर्स होते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल सोर्स की बात करें तो देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्स हैं वो क्या है, कोल है जिसको आप कोयला कह सकते हैं, लकड़ी कोयला जो भी है, ऑयल है मतलब पेट्रोलियम जो आपके है, गैस है। ये आपके पहली बात तो लिमिटेड है। मतलब अगर आप इसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपके सोर्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, सॉरी ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये लिमिटेड है, इसका मतलब अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है, सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए भी एक चैलेंज है। आगे क्या है, कॉस्टली है। तो देखिए काफी कॉस्टली पड़ते हैं कि जो आपके नेचुरल सोर्स हैं, चाहे आप पेट्रोल देखें तो देखिए क्या रेट है, कोयल की बात करें, गैस की बात करें तो कॉस्टली भी पड़ते हैं और दूसरा लिमिटेड भी है। तो आगे के लिए भी हमारे लिए चैलेंज है कि भाई अगर हमने इनको कंटिन्यूसली यूज किया या अननेसेसरी यूज किया तो आगे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए चैलेंज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जब आप इन एनर्जी रिसोर्सेज का कंजम्पशन करते हैं या कंबशन करते हैं, मतलब जब आप इनका दहन करते हैं, कंबशन करते हैं, तो क्या होता है कि काफ़ी सारी जो गैसेस हैं वो लिबरेट होती है। तो उससे क्या है, पॉल्यूशन का खतरा रहता है। और दूसरी बात, जो कंबशन से गैस निकल रही है मेनली क्या होती है, CO2 निकलती है। तो CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैस होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब एनर्जी का आप यूज़ करते हो तो एनर्जी के जो ट्रेडिशनल सोर्स है वो क्या है, एक लिमिटेड है, दूसरा कॉस्टली है, तीसरा वो क्या है, पॉल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री क्या कह रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है क्या कह रहा है कि आपको कोई भी केमिकल जो प्रोसेस है उसको आपको कम से कम एनर्जी में करना है। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है वो किसकी कॉस्ट पे हो रही है, एक तो इकोनॉमिकली कॉस्टली है वो, दूसरा क्या कर रही है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है। तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, एनर्जी के यूज को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। समझ में आ रही बात। इसके लिए क्या दे रखा है, सिंथेटिक मेथड शुड बी कंडक्टेड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, हीट भी एक तरह की एनर्जी होती है। तो हम हीट देते हैं तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा हीट देने से रिएक्शन का जो टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं, मतलब अननेसेसरी हीट दे रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हो वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर, जो आप कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे क्या है, हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप रिएक्शन को कम से कम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर कराने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप जितना हाई टेम्परेचर रखोगे, हीट जो है वो उतनी ही ज्यादा काम आएगी या उतनी ज्यादा लॉस होगी, तो वहां पर एनर्जी जो है ज्यादा कंज्यूम होगी। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है ये सिंपली ये कहता है कि आपको कोई भी प्रोसेस है कम से कम एनर्जी में करवाना है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे करवाना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो वहां पर उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, एक तो कॉस्ट का इफेक्ट होगा या इकोनॉमिक इफेक्ट होगा और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। इसके बाद ये क्या दे रखा है, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो केमिकल हम प्रोसेस करते हैं तो वहां पर खूब सारी एनर्जी
काम आती है, एनर्जी कहाँ कहाँ काम आती है। नॉर्मली तो हम हीटिंग जानते ही हैं, हीटिंग में आपके काम आती है, उसके अलावा कहाँ कहाँ काम आ सकती है। लॉट्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन हीटिंग में काम आती है एनर्जी। देखिए हीट जो है वो एक तरह के एनर्जी का फॉर्म ही है, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल हीट ही देते हैं एनर्जी के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं, लेकिन वो जो अलग अलग फॉर्म है वो भी आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, यहीं से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन हीटिंग, हीटिंग में भी एनर्जी काम आती है, कूलिंग में भी एनर्जी काम आती है, ड्राइंग में काम आती है, पंपिंग में काम आती है, सेपरेशन में काम आती है, या और भी काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जैसे आपके स्टीयरिंग है या और भी आपके डिस्टिलेशन है, वहाँ सब में एनर्जी क्या होती है, काम आती है। तो इसका जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि आपको कोई भी प्रोसेस जो है वो कम से कम एनर्जी में करना है ताकि आपके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहे। दूसरा क्या है, एनवायरनमेंट को भी कोई साइड इफेक्ट या हैजार्ड ना हो। अभी हमने बात करी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब देखिए ग्रीन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री नई टेक्नोलॉजी और नए फील्ड की बात करती है। तो यहाँ पर हम जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स तो हम पढ़ते ही हैं या हम जानते ही हैं। अब जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो फोकस कर रही है कि आपके जो एनर्जी सोर्स हो वो ट्रेडिशनल के अलावा ऐसे एनर्जी सोर्स हो जो कि क्या है, पॉल्यूशन कम से कम करे। दूसरी बात, रेन्यूएबल हो, मतलब उसका जो सोर्स हो वो ऐसा हो कि वो कभी खत्म ना हो। और तीसरा जो हो चीपर हो, मतलब ये है कि कॉस्ट भी कम लगे और उसको एनर्जी को प्रोड्यूस करना भी आसान हो और उसका कोई साइड इफेक्ट या एनवायरमेंटल पोल्यूशन या जो आपके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वो भी ना हो। तो ये भी फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके एनर्जी कम से कम काम आएगी, सस्ती पड़ेगी आपको, और कम एनर्जी में और कम कॉस्ट में अगर कोई प्रोसेस होता है तो हम उसको क्या करें, एफिशिएंट प्रोसेस। क्या करें, एफिशिएंट प्रोसेस, या हम कहेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ और पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स जो दे रखे हैं वो उससे रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिए, तो एक एक लाइन जो है आपके क्वेश्चन उससे बनता है। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या बात कर रही है, जो ट्रेडिशनल सोर्स हो उसको हमको रिप्लेस करना है किसमें, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। इसके बाद ये बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल सोर्स को खत्म करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, चैलेंज की स्थिति आ जाएगी जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए खतरा है। इसके बाद ये बात करें डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब आपको प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन करना है कि एनर्जी जो है कम से कम क्या हो, काम में है और आपका प्रोसेस हो जाए, आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ये कह रहा है, जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है सनरेज एंड विंड, तो जो आपके सनरेज है या सूर्य का जो प्रकाश है, दूसरा है विंड, विंड का मतलब जो हवा है, वो एक तरह से सोर्स है किसका, एनर्जी का। मतलब आप सनरेज को या सनलाइट को और विंड को जो है आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये जो है ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब देखिए सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो आपके विंड है, हवा है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपके सोर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये आपके रेन्यूएबल सोर्स हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले। दूसरी बात ये क्या है, चीप पड़ेंगे, सस्ते पड़ेंगे। तीसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये बहुत अच्छे सोर्स हैं। ये इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या हम कहें इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेटर हैं बाकी जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स हैं उसके कंपेरिजन में। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है ग्रीन केमिस्ट्री रिड्यूसेस द यूज ऑफ एनर्जी। तो इसी हम पॉइंट पे बात करेंगे, हमें क्या करना है, इस हिसाब से प्रोसेस करना है कि एनर्जी को हम क्या करें, एनर्जी का यूज कम से कम कर दें। तो एनर्जी एफिशिएंसी की हम बात करेंगे, कम एनर्जी में ज्यादा रिजल्ट हमको मिल जाए। तो ये कह रहा है ग्रीन केमिस्ट्री रिड्यूसेस द यूज ऑफ एनर्जी। आगे कह रहा है ग्रीन सिंथेसिस मेथड शुड हैव लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो देखिए ये लगभग सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या कर रहा है, एनर्जी के यूज को कम कर रहा है। अगला स्टेटमेंट क्या है, ग्रीन सिंथेटिक मेथड या ग्रीन सिंथेसिस मेथड का या ग्रीन केमिस्ट्री का बात एक ही है, शुड हैव लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। मतलब ग्रीन जो आप मेथड अप्लाई करेंगे उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए कंपेयर टू कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड। तो कह रहा है ग्रीन सिंथेसिस मेथड शुड हैव लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आगे कह रहा है ग्रीन सिंथेसिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन दी कन्वेंशनल मेथड। तो अभी जो इसने ऊपर कहा वही वाली बात है, यहाँ पर हम क्या करें कि जो ग्रीन सिंथेसिस मेथड है वो मोर एफिशिएंट है। अभी मैंने आपसे कहा एफिशिएंट का मतलब क्या है, मोर एफिशिएंट का मतलब आपके जो प्रोसेस है कम एनर्जी में हो गया और कम कॉस्ट में हो गया, तो उसको हम क्या करें, मोर एफिशिएंट। तो जो ग्रीन सिंथेसिस मेथड है या जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो क्या है, मोर एफिशिएंट है कन्वेंशनल मेथड से, क्योंकि कम कॉस्ट में और कम एनर्जी में आपको ज्यादा रिजल्ट दे रही है। आगे कह रहा है एलिमिनेटिंग कॉस्टली ट्रीटमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि ग्रीन केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है वो क्या है,
एलिमिनेटिंग कॉस्टली ट्रीटमेंट, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट की बात नहीं करी, वो कह रही है कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम एनर्जी में हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट जो है मैं बता देता हूँ आपको कि होता क्या है कि जब हम कोई प्रोसेस करते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। हमने जैसे देखा काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, हीटिंग, कूलिंग, etc। तो कई बार क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, मतलब जितनी हम हीट चाहिए उतनी हम हीट दे रहे हैं, लेकिन कई सारी जो हीट है या कई सारी जो एनर्जी है वो क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। तो हमको उसका भी पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि वो एनर्जी वेस्ट ना हो। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी लॉस। अगर जो एनर्जी लॉस हो रहा है प्रोसेस के दौरान या रिएक्शन के दौरान, अगर हम उसको कम कर दें तो हमारी एनर्जी क्या है, कम कंज्यूम होगी या कम काम में आएगी। अब देखिए एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ हो सकता है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने लिमिटेड यहाँ पर लिया एग्जांपल के लिए मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो देखिए जो मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है उससे भी एनर्जी लॉस होता है, तो हमको उसको कम से कम करना है। फ्लूइड ड्रैग, फ्लूइड जो है ड्रैग हो जाता है। इसके बाद अनवांटेड हीट ट्रांसफर, तो जो हीट ट्रांसफर है वो भी क्या होती है, अनवांटेड हीट ट्रांसफर हो जाती है, जिससे भी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमें इंसुलेटेड वॉल काम में लेनी चाहिए, तो जो अनवांटेड हीट ट्रांसफर है वो ना हो। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो जो पेपर सेटर है वो कहीं ना कहीं से लेता है। तो मैं यहाँ पर जो आपको मैटर पढ़ा रहा हूँ वो आप ये मान के चलिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, जहाँ पर भी जिस भी साइट पर दे रखे हैं, वो सारे मैंने स्टडी किए। उसके बाद मैं आपको टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए जो भी मैं आपको लाइन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो जो है थ्योरी की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी या नॉलेज बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टू द पॉइंट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, यूज ऑफ। अब देखिए यहाँ पर ये है कि हम कैसे कैसे जो है एनर्जी को कम कर सकते हैं, या कौन कौन से मेथड या कौन कौन सी अप्रोच काम में ले सकते हैं। तो ये दे रखा है यूज ऑफ कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है कि जो आपने देखा होगा कि ये जो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम होता है या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, तो वहां पर क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये आपकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जो रिएक्टेंट और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है या जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसके बीच की जो एनर्जी होती है, यहाँ हम कहें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है कि ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, मैकेनिज्म को चेंज कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन आपके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है, कैटलिस्ट यूज करने के बाद वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर आसानी से हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉलीथीन का फॉर्मेशन, तो पहले पॉलीथीन का फॉर्मेशन जब सिंपली होता था तो बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन जो अब हम लेटेस्ट मेथड यूज़ करते हैं वहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो देखिए जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, या फिर हम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम भी कहते हैं। तो ये आपके जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है। तो इसकी प्रेजेंस में जो आपके पॉलीथीन है वो आसानी से आप नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर बना सकते हैं। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसकी एक्टिव स्पीसीज बताओ, तो आप क्या कहोगे, TiCl3। अगर रिएक्टिव स्पीसीज पूछ ले जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की तो वो क्या है, TiCl3। तो हमने क्या देखा, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे क्या होता है रिएक्शन जो है कम टेम्परेचर पर कम प्रेशर में हो जाती है और बहुत कम समय में हो जाती है। तो ठीक है, ये कैटलिस्ट जो है आगे आएगा, उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद एक ऑल्टरनेटिव फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए नॉर्मली एक तो होती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जो आपके एनर्जी का सोर्स क्या होता है, हीट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का सोर्स है वो लाइट है, सनलाइट कह सकते हैं आप। तो बहुत ही ईजी है कन्वेंशनल मेथड के कंपेरिजन में। इसके बाद माइक्रोवेव, मैंने आपको कई बार रिपीट करा है, माइक्रोवेव इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये कह रहा है कि माइक्रोवेव जो है टेक्नोलॉजी वो ग्रीनर टेक्नोलॉजी है कन्वेंशनल मेथड से। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोवेव की जो है एनर्जी या फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। एक शीट में जो है क्वेश्चन दे रखा था कि जो माइक्रोवेव आप काम में लेते हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमने क्या दे रखा है यहाँ पर 2.45 गीगाहर्ट्ज। मैंने आपको बता रखा है कि जो माइक्रोवेव वो एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, इसके अलावा सोनो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, देखिए माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी कहें या सोनो केमिस्ट्री कहें, ये आपके सॉल्वेंट लेस टेक्नोलॉजी है। मतलब यहाँ पर आपके सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो एनर्जी का सोर्स है यहाँ पर आपके माइक्रोवेव है, और सोनो केमिस्ट्री में आपके जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है
वो आपके एनर्जी का सोर्स होता है। तो जो सोनो केमिस्ट्री है वहाँ पर क्या है, एक तो सॉल्वेंट लेस केमिस्ट्री है, माइक्रोवेव जो केमिस्ट्री है वो सॉल्वेंट लेस केमिस्ट्री है। या हम बात करें इन टेक्नोलॉजी में सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आपके एफिशिएंट होते हैं, ग्रीनर हैं। सोनो केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको हाई यील्ड मिलती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ठीक है, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर भी एनर्जी की रेंज या हम कहें फ्रीक्वेंसी की रेंज दे रखी है 20 किलो हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई सोनो केमिस्ट्री में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आप काम में लेते हैं, तो वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से 10 गीगा हर्ट्ज। मैंने आपको बता रखा है कि जो सोनो केमिस्ट्री में जो काम में आती है रेडिएशन या वेव्स काम में आती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। ये आपके जो वेव्स है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है और किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रियरफैक्शन। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ चुके हैं, ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद दे रखा है सेल्फ थर्मोरेगुलेटेड सिस्टम। ये आपके ग्रीन मेथडोलॉजीज में आता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रीन मेथडोलॉजीज का एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं, सेल्फ थर्मोरेगुलेटेड सिस्टम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। यूज ऑफ सोलर पावर, अभी हमने बात करी थी कि जो आपके सोलर एनर्जी है या जो विंड एनर्जी है वो आपके ग्रीन सोर्स कह सकते हैं एनर्जी का, कन्वेंशनल के कंपैरिजन में इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पॉल्यूशन इफेक्ट नहीं है और इजी पड़ते हैं और रेन्यूएबल सोर्स है। इसके बाद दे रखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट। ये भी एक पॉइंट है ग्रीन केमिस्ट्री में कि आपके जो वेस्ट, देखिए पहले तो ग्रीन केमिस्ट्री की कोशिश ये कि वेस्ट बने ना, फिर भी अगर वेस्ट बनता है तो जो वेस्ट है वो एक तरह का केमिकल है और केमिकल में एनर्जी होती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री ये भी रिकमेंड करता है कि जो आपके केमिकल जो भी वेस्ट है अगर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है तो हमें उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत बेटर हो जाएगा हमारे लिए कि वेस्ट से हमको एनर्जी मिल रही है। इसके बाद लास्ट पॉइंट दे रखा है क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड मटेरियल इन हाईली एफिशिएंट मैनर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, ये क्या कर रहा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट बनाना है उसको एफिशिएंट मैनर में बनाना है, हाईली एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर इन द सेंस कम से कम एनर्जी में बनाना है। अब देखिए कम से कम एनर्जी में अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया तो उसके क्या फायदे हैं, कॉस्ट कम हो जाएगी और पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये जो है 6th प्रिंसिपल था ग्रीन केमिस्ट्री का, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल पार्ट था लेकिन सारे पॉइंट जो थे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मैंने कवर कर दिए हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।